बार हम टैक्स से जुड़ी हुई उलझनें आपकी दूर करते हैं, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स की सबसे बड़ी उलझन है उनके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख है 31 दिसंबर, जो कि बेहद नजदीक आ चुकी है। ऐसे में रिटर्न कैसे फाइल करें, रिटर्न में किन किन बातों का ख्याल रखें, उन सारे मुद्दों पर आज शो में चर्चा करेंगे। इसलिए शो हमारा जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी चड्ढा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने कोरोना की वजह से कई सारी तारीखों में बदलाव किया, रिटर्न फाइलिंग की तारीखों में बदलाव किया, लेकिन अब ये तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो आपको बताना होगा हमारे दर्शकों को कि आखिर रिटर्न फाइलिंग में किन किन बातों का खास ख्याल रखें। तो पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। आपको कंपनी की ओर से नहीं मिला है फॉर्म 16, तो भी आप बेहद आसानी से कर पाएंगे रिटर्न फाइल। कैसे, बताएंगे थोड़ी देर में। रिटर्न फाइलिंग के बाद क्या है पूरी प्रक्रिया, नोटिस से लेकर रिफंड तक, ये सारी बातें हम करेंगे शो में चर्चा। और अगर आपने साल के बीच में बदली है नौकरी, तो कैसे तय होगी आपकी टैक्स की देनदारी। ये सारे मुद्दे इस शो के अहम हिस्से होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। जब भी रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा सामने आता है वो कि आपका फॉर्म 16 कहाँ है। चाहे आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हो या टैक्स एक्सपर्ट से रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फॉर्म 16 हर कोई पूछता है और ऐसा लगता है कि फॉर्म 16 नहीं है तो अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना, ये मानना कितना सही है गौरी कि फॉर्म 16 के बिना हम रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे। देखिए लक्ष्मण, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी हम रिटर्न भरने लगते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फॉर्म 16 कहाँ है, क्योंकि फॉर्म 16 सबसे मेन डॉक्यूमेंट है और ये हमें ज़रूर ही अपने एम्प्लॉयर से लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी रिटर्न भर ही नहीं पाएंगे, कि आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी लेट फाइलिंग की, आपको वेट करनी चाहिए। आपके जो पे स्लिप्स होते हैं वो एक अहम डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16 के बाद। यानी कि अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है या आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी पे स्लिप्स का यूज करके अपनी रिटर्न भर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स और पे स्लिप्स को आप एक बार वेरीफाई करें कि दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। आपके पे स्लिप में आपकी कौन सी डिडक्शंस आपको मिली हैं, कौन सी एग्जेम्पशंस मिली हैं, क्या आपकी सीटीसी का ब्रेकअप है, वो सब इंक्लूडेड होता है। तो आपको 12 महीने की 12 पे स्लिप्स मिलेंगी, उनको एक्यूमुलेट करके आप अपनी सैलरी की जानकारी वहां से निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो हेड्स होते हैं, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, और अगर कोई बिजनेस से भी इनकम आती है तो वो तो आप वैसे ही खुद ही कंप्यूट करते हैं, तो उसमें कोई फॉर्म 16 का रोल ज़्यादातर नहीं होता है। तो आप ये सारी जानकारी पे स्लिप से निकाल के अपनी आईटीआर कौन सी भरनी है देख के अपनी आईटीआर आराम से भर सकते हैं। लेट फी चुकाने की ज़रूरत नहीं है ये सोच करके कि फॉर्म 16 जब तक नहीं मिलेगा हम अपनी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ, फॉर्म 16 बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। अगर हो सके जितना अपने एम्प्लॉयर को फोर्स कर सकते हैं, फोर्स करके फॉर्म 16 जरूर लें। तो इसमें एक चीज जो बिल्कुल साफ है आपकी बातों से लग रहा है वो ये है कि फॉर्म 16 के बगैर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म 16 मिल जाए तो आपको बिल्कुल इस बात की कोशिश करनी चाहिए। ये फॉर्म 16 मान लिया जाए एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिलता है, तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है कि हम अपने स्तर से कोई कदम उठा करके फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकें कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है? नहीं लक्ष्मण, एक्चुअली होता क्या है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो ही टीडीएस Please subscribe the channel and press bell icon for notification. रिटर्न आपकी भरता है। तो जो ट्रेसेस पे लॉगिन बनता है उसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो एम्प्लॉयर के पास ही होता है। वो आपके पास जानकारी उसकी कभी भी नहीं होती है, तो आप उसको खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते। चलिए, इससे जुड़े हुए और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम शो में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल पहला सवाल लेते हैं कोलकाता से। अमित पाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या सवाल है आपके? हाँ सर, फिनेंशियल 1920 में मेरा एम्प्लॉयर ने मेरे जो टीडीएस काटा है वो अभी तक जमा नहीं किया है, तो फॉर्म 16 भी नहीं मिला मुझे। तो मैं अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया, वो टीडीएस जमा नहीं किया, उसका वेट करता रहा मैं। तो जब भी मैं एम्प्लॉयर से कम्युनिकेशन करता हूँ तो वो बोलते हैं कि जमा करूंगा, लेकिन अभी तक जमा नहीं कर रहा है। तो इस हाल में मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या ड्यू डेट से पहले जमा कर दूं या फिर और वेट करूं टीडीएस जमा करने के लिए? और मान लीजिए अगर वो बाद में जमा करता है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं क्या उसको टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकता हूँ क्या? और मेरा तीसरा सवाल है सर, अगर मुझे कंप्लेन करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो मैं अभी करूं कि थोड़े दिन और वेट करके करूं और किसको करूं? ठीक है, हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे फॉर्म 16 को लेकर के और उससे जुड़ा ही सवाल मुझे लगता है कि आ गया है। गौरी, क्या सजेशन देंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फॉर्म 16 और जो आपका टीडीएस कटा है उसका जमा कराना, वो दोनों ही आपका हक है और आपको मिलना चाहिए। तो आप अपने एम्प्लॉयर को
बिल्कुल कह सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी टीडीएस जमा कराइए, क्योंकि आखिरी तारीख आ रही है और आपको रिटर्न भरनी है। अब ये मान लेते हैं कि आपका एम्प्लॉयर नहीं जमा करा रहा, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेशक अपनी रिटर्न भर दीजिए, रिटर्न में जहाँ टीडीएस का कॉलम होता है वहां पे दिखा दीजिए कि इतना टीडीएस मेरा कटा हुआ है। नोटिस जरूर आएगा, लेकिन तब आपको ये बताना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपका टीडीएस कटा था और एम्प्लॉयर ने जमा नहीं कराया। और इसमें सीबीडीटी के कई सर्कुलर्स आए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर टीडीएस कट गया है और जो एम्प्लॉयर है वो जमा नहीं कराता, इस केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉय को हैरेस नहीं कर सकता और ये एम्प्लॉयर की ही देनदारी बनती है और एम्प्लॉयर को जमा कराना है। दूसरी आपने बात कही कि अगर उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस जमा करा देता है तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं क्या? देखिए, आप उसको ऑलरेडी फाइल कर चुके होंगे, तो आप जो टीडीएस का कॉलम होता है उसमें सैलरी के केस में कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं होता, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए या फिर बाद में रिटर्न को रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन अगले साल पे आप उसको लेके नहीं जा सकते हैं। तीसरा आपने सवाल पूछा कि आपको कंप्लेन कब करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको और आपके जो एम्प्लॉयर है उनके रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े से खराब जरूर होंगे। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप कंप्लेन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कंप्लेन नहीं करते हैं तो क्या रास्ते हैं और किस तरीके से आप टीडीएस को लेकर मामला अपना सुलझा सकते हैं, गौरी ने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है। फिर भी अगर आपकी समस्या नहीं सुलझती तो आप हमें लिखिएगा, हम आगे कैसे आगे आपको बढ़ना है ये बताएंगे। फिलहाल अगला सवाल लेते हैं, ईमेल के जरिए आया है विजय आनंद जी का। दरअसल ये डिफेंस पेंशनर है और अभी सरकारी बैंक में काम करते हैं। इस वित्त वर्ष में इन्होंने शेयर मार्केट में करीब 2 लाख रुपए निवेश किया और पिछले 2 सालों से म्यूचुअल फंड में 4 लाख रुपए निवेश कर चुके हैं। इस साल विजय जी को शेयर मार्केट से लॉस और गेन दोनों हुए हैं। अब ये जानना चाहते हैं कौन से रिटर्न फॉर्म को चुने रिटर्न फाइलिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो शेयर मार्केट से इनकम हुई है वो क्या नेचर की है। तो अगर सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको ITR 1 आप बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ITR 1 बिल्कुल आउट हो जाती है। अब आपको देखना है कि आप ITR 2 भर सकते हैं या ITR 3 भर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल ट्रेडिंग की है यानी कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की है तो आपको ITR 2 भरनी होगी, लेकिन अगर आपने इंट्राडे किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किया है तो आपको ITR 3 भरनी होगी। तो आप देख लीजिए कि आपने किस तरह की ट्रेडिंग की है, जो नेचर ऑफ ट्रेडिंग है वो क्या है, क्योंकि जो इंट्राडे और F&O होता है वो नॉन स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम मानी जाती है, तो उसके लिए बिजनेस इनकम वाली रिटर्न जाती है जो ITR 3 होती है। तो आप नेचर देख लीजिए और उस हिसाब से अपनी रिटर्न को चूज कर लीजिए। इसमें गौरी मुझे लगता है कि सिर्फ विजय आनंद ही नहीं है, ऐसे कई सारे हमारे टैक्स पेयर्स हैं और हमारे दर्शक हैं जो पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे होंगे या फिर अभी थोड़े नए नए टैक्स पेयर होंगे, तो उनके मन में एक असमंजस की स्थिति होगी कि जब ITR फिल करने जा रहे हैं तो किस फॉर्म को चुने। फॉर्म 1 और कई सारे फॉर्म का जिक्र आपने भी किया, तो अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बता सकें कि कौन से फॉर्म किसके लिए उपयोगी है, किसको कौन सा फॉर्म चुनना चाहिए। जी लक्ष्मण, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब ITR भरने बैठें तो सही फॉर्म चूज़ करें, क्योंकि अगर सही फॉर्म हम नहीं चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है डिफेक्टिव रिटर्न का, क्योंकि आपने गलत फॉर्म को चूज़ कर लिया है। मैं फटाफट से बता देती हूँ कि कौन सा फॉर्म कौन से SSC के लिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म होता है ITR 1, वो सबसे ईजी होता है, ऑनलाइन भरा जा सकता है। ये कोई भी रेजिडेंट भर सकता है जिसकी सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर सोर्सेज एंड 1 हाउस प्रॉपर्टी से है, जो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड नहीं करता और उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और साथ ही एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन आती है ITR 2, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यानी कि अगर आपकी कोई कैपिटल गेन से इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी 2 है या 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आप ITR 2 भरेंगे इन केसेस में। या अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो ITR 3 आपके लिए राइट फॉर्म होगा, और अगर आप प्रिजम्पटिव में अपनी इनकम दिखा रहे हैं तो ITR 4 को आप चूज कर सकते हैं। बाकी की ITRs इतनी कॉमन नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी कॉमन ITRs के बारे में आपको बता दिया। तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म जो है उपयोगी है और आप किस ITR फॉर्म के तहत आते हैं, वरना आगे चलकर आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल हमारे पास आया है कोलकाता से प्रवीर चटर्जी जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीर जी बताइए क्या सवाल है आपके। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, मेरा सवाल है, मैं कुछ छोटा मोटा धंधा करता हूँ और किसी हॉस्पिटल में मेंटेनेंस सर्विसिंग का काम करता हूँ, तो इसके तहत मुझे मंथली बिल मिलता है तो उस बिल से कुछ TDS डिडक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इस TDS को वापस लेने के लिए मैं
पिछले 2-3 साल से इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहा, लेकिन मेरा टैक्सेबल इनकम कुछ भी नहीं है। तो और थोड़ा सा इनकम मेरा शेयर ट्रेडिंग में भी होता है, तो ये सब कुल मिलाकर मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं होता है। खाली टीडीएस रिफंड लेने के लिए रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। तो इस साल कोविड के वजह से कुछ काम में वैसा हुआ भी नहीं, टीडीएस भी कुछ डिडक्ट नहीं किया, तो इस साल मैं को इनकम टैक्स रिटर्न देने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न इस साल ड्रॉप दे दूं, अगर सामने साल फिर देना हो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, इसके लिए कुछ दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप अपना रिफंड लेने के लिए आईटीआर भरते थे, जो आपको भरनी बिल्कुल ज़रूरी थी। अगर आप नहीं भरते तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आता कि आपका टीडीएस कटा है और आपने रिटर्न नहीं भरी है, तो आपने रिटर्न भर के बहुत अच्छा किया। अब बात आती है कि इस साल आपका टीडीएस कटा ही नहीं है, तो आपको क्या रिटर्न भरनी है? तो आपको, अगर आपका टीडीएस नहीं कटा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है आपकी इनकम, तो आपको रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिसेंटली एक क्लॉज आया था जिसमें 3 चीज़ें बताई थी सरकार ने कि अगर आप इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है, इवन इफ योर इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। वो 3 चीज़ें हैं। पहली है 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट, 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, या 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल। अगर इन तीनों में से आप किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, साथ ही आपका टीडीएस भी नहीं कटा है और आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी लो है आपकी इनकम, आपको रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डिसकंटिन्यूएशन का कोई क्लॉज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके आप दोबारा अपनी रिटर्न भर पाएंगे। हाँ, अगर बाय चांस आपको नोटिस आता है, वैसे नहीं आएगा, बट अगर आ भी जाता है नॉन फाइलिंग का नोटिस, तो उसका बड़ा सरल सा जवाब आप दे सकते हैं कि आप लायबल ही नहीं थे और उसके बाद से डिपार्टमेंट कोई आगे से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। चलिए, उम्मीद करते हैं परवीर जी के सवालों का जवाब मिल गया है पूरी तरह से। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रिटर्न फाइलिंग के दौरान होती हैं कौन कौन सी गलतियां और इससे सुधारने के क्या है उपाय। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिटर्न स्पेशल टैक्स ग्रुप। जी हाँ, जहां हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. करने की क्या है बारीकियां। आप में से कई लोग रिटर्न फाइल कर दिए होंगे, कई लोग 31 दिसंबर तक तो कर ही देंगे, लेकिन सिर्फ रिटर्न फाइल करने भर से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। रिटर्न फाइल करने के बाद की क्या प्रक्रिया है, ये गौरी समझते हैं। गौरी, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या होता है? मुझे लगता है ये जानना जरूरी है टैक्स पेयर्स के लिए। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अब हमने रिटर्न फाइल कर दी, अब होगा क्या? तो देखिए, जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक वैलिडेशन चेक करता है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, रिटर्न कंप्लीट है कि नहीं, और ये सारी कुछ जानकारी आपने ठीक दी है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको एक नोटिस जारी करेगा कि यहाँ पे डिफेक्ट है, आप इसको रेक्टिफाई करिए, या आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट है, आप इसको कंप्लीट करके सबमिट करिए। अगर ऐसा नोटिस आता है, आपको इसको डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके रिटर्न को दोबारा से डिपॉजिट करना होता है। जब आप दोबारा से डिपॉजिट कर देंगे, वो दोबारा से प्रोसेस होगी और ये प्रोसेसिंग पूरी कंप्यूटराइज होती है, यानी कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन इसमें नहीं होती है। तो इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कि आपका 26A से मैच हो रही है कि नहीं रिटर्न, और कुछ जानकारी सरकार के पास ऑलरेडी होती है, तो उससे आपकी जानकारी जो आपने दी है वो मैच कर रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो आपका रिफंड रिलीज कर देता है, अगर रिफंड है, या अगर कोई रिफंड नहीं है तो प्रोसेस करके उसको साइड कर देता है। अगर कोई गलती रिटर्न में मिलती है, या उनको लगता है कि यहाँ पे टैक्स इवेजन हुआ है, यानी कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है या लॉस को ओवर स्टेट कर दिया है, तो आपका केस हो सकता है कि स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाए। अगर आपका केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाता है तो आपको फिर नोटिस आता है, आपको उस नोटिस को फॉलो करना होता है, अपना असेसमेंट कंप्लीट कराना होता है। उसके बाद डिपार्टमेंट एक ऑर्डर जारी करता है। अगर आप उस ऑर्डर से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर रिलीज किया है वो ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं तो आप आगे अपील कर सकते हैं, आप सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि रिटर्न फाइल कर दी और फिर फाइल में कहीं जाके दब के रह गया आपका रिटर्न। दरअसल ये सारी चीज़ें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, और दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि अब मैनुअल बहुत हद तक रहा नहीं, सारा कुछ कंप्यूटराइज रहता है। आपका रिटर्न का मिलान 26AS के साथ करना, आपकी बाकी खर्चे आमदनी को जोड़ना, ये सब बिल्कुल सॉफ्टवेयर के जरिए हो जाता है। इसीलिए 2 बातों का बिल्कुल खास ख्याल रखें कि जानबूझकर कोई गलत जानकारी तो मत ही दीजिए रिटर्न में, अनजाने में ना जाए। इसके लिए आप इस बात को लेकर बिल्कुल सतर्क रखिए, ताकि रिटर्न फाइल जो है बिल्कुल सटीक रहे, उसमें सही जानकारी दी जाए। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ दिल्ली से वीना मलिक जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। वीना, बताएं क्या उलझन है आपकी?
मैं CNBC टीम को नमस्कार करती हूँ। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरा इनकम का सोर्स पेंशन और इंटरेस्ट है, और फिर 2019 और 2020 वर्ष में मेरी कुछ इनकम होम ट्यूशन से है जो कैश है। जैसे मैं पहले इनकम टैक्स के लिए ITR 1 फॉर्म भरती हूँ, क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इस वर्ष ITR 1 फॉर्म में होम ट्यूशन जो मुझको कैश में मिली है उसको शो कर सकती हूँ? हाँ जी। ठीक है वीना जी, देखिए जो आपको इनकम पहले तो कैश में मिली है, आपने कैश पे थोड़ा जोर दिया है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पैसा चाहे कैश में मिला हो चाहे ऑनलाइन मिला हो, दोनों ही केस में आपकी वो इनकम है और आपको उसको सरकार को उसकी जानकारी देनी है। अब बात करते हैं कौन सी रिटर्न आपको भरनी है। आपको जो ITR 1 आप भरती आई होंगी, क्योंकि आपकी पेंशन से इनकम थी, इंटरेस्ट से इनकम थी, तो आप ITR 1 भरती आई होंगी। अब आप वो नहीं भर सकती हैं, क्योंकि आपने जो ट्यूशन इनकम से पैसा कमाया है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के कैटेगरी में आता है, जिसके लिए अलग ITR बनी है और आपको अब ITR 3 भरनी होगी। तो ध्यान रहे, जितनी भी इनकम है आपकी कैश से है या बैंक से आ रही है, चेक से आ रही है, वो सारी ही जानकारी आपको सरकार को देनी है, तभी आपकी रिटर्न सही मानी जाएगी। चलिए, मुझे लगता है कि वीना जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि रिटायर करने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। जो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे ही आप अपना ट्यूशन जारी रखें, और टैक्स से जुड़ी कोई भी उलझन हो तो आप हमें फिर से लिखिएगा, हम आपकी उलझनों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं CL धर साहब। धर साहब, कैसे हम लोग मदद करें आपकी? बस ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारा एक क्वेश्चन है, शेड्यूल 112A पे है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उसको फुल डिटेल्स देनी है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन पहले म्यूचुअल फंड का है, जो मेरे लॉन्ग टर्म थे 10 साल, तकरीबन 7, 8, 10 साल के हैं। तो वो मैंने तो डिटेल्स भर दिए हैं, मगर इसमें एक कॉलम 12 है जिसमें एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर भरना है, पैसा इसमें भरना है। तो इसमें जो हमारा जो म्यूचुअल फंड में जो वो पैसा खर्च होता है ना, एक्सपेंस रेशियो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेती है हमसे, जो कि 1 से 3% तक होता है और डेली NAV में से कट जाता है, तो क्या हम इसको एज एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं? देखिए, आपने जैसे खुद ही बताया कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है 1 से 3%, कईयों में कम भी होता है। तो जो भी आपका रेशियो होता है, आपने खुद ही बोला कि वो NAV में से कट जाता है। तो देखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कट के आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप उसको जो एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन रिलेशन टू ट्रांसफर है उसमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो डबलिंग हो जाएगी। यानी कि वो ऑलरेडी एक तो कट के आया है, तो आपके उसमें वो एडजस्ट हो गया है, सेल में आपको वो पैसा मिला ही नहीं है, तो आपकी कैपिटल गेन में उसका इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब उसको आप दोबारा दिखा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दोबारा नहीं दिखाना है, उसका इफेक्ट ऑलरेडी हुआ है, आप उसको जीरो करके छोड़ दीजिए। इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। मैं भी वही सोच रहा था कि मान लें रिटर्न फाइलिंग के दौरान लोग काफ़ी सतर्क होकर रिटर्न फाइल तो कर दिए, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो इसमें मुझे एक चीज़ समझना था कि कोई टैक्स पेयर्स अगर खुद रिटर्न फाइल कर रहा है तो किन किन बातों का ख्याल रखे कि गलती हो ही ना रिटर्न फाइलिंग में। देखिए, बहुत सारी गलतियां होती हैं लक्ष्मण, अगर मैं गिनवाने लगूं तो एक पूरा शो हम कर सकते हैं सिर्फ गलतियों पे। पर कुछ गलतियां मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत कॉमन होती हैं। सबसे पहले हम गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने फॉर्म के बारे में बताया, तो उसका ध्यान रखना है कि फॉर्म सही होना चाहिए, असेसमेंट ईयर सही होना चाहिए। जब आप चालान पे करते हैं तो सही असेसमेंट ईयर में उस चालान को पे करें। साथ ही जब आप इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो सारे हेड्स का टोटल करके, यानी कि कोई इनकम छूट ना जाए। और इस पे मैं स्पेसिफिकली एक केस बताना चाहती हूँ जो ज़्यादातर लोग मुझे लगता है गलती करते हैं। वो है कैपिटल गेन के केस में, जब उनको लगता है कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारा कोई कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, तो कैपिटल गेन में कुछ दिखाना नहीं है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि हमने लिक्विड फंड में पैसा डाला होता है और वहां से हम उस पर STP लगा देते हैं, यानी कि इक्विटी और डेट में हमारा पैसा स्विच हो रहा होता है। उस केस में उसको रिडेम्पशन माना जाता है और उसमें कैपिटल गेन अराइज होता है। तो ये वाली जो इनकम होती है ये यूजुअली लोग भूल जाते हैं। और साथ ही आप अपने 26AS को अपने फॉर्म्स अपने रिटर्न से मैच नहीं करते हैं। कुछ जानकारी 26AS में आ रही होती है
जो आप अपनी रिटर्न में इंक्लूड नहीं करते, इस केस में ज़रूर ही नोटिस आता है। तो मुझे ऐसी लगता है ये कुछ दोनों गलतियां चीज़ें जो हैं फॉर्म जो आपको 26 करनी बहुत एएस ज़रूरी के है, और साथ आखिरी मिलान में की अपनी बात रिटर्न आपने कही, वेरीफाई और करना। दूसरा आपने कहा कैपिटल गेंस को लेकर के, पूरे साल जब हम लोग शो करते हैं तो कई सारे दर्शकों के सवाल इस मुद्दे पर आते हैं, हम लोग समय समय पर इसकी जानकारी देते हैं। तो दर्शकों से मैं यही कहूँगा, जब रिटर्न फाइल करने जाएँ तो इन सारी जानकारी का खास ख्याल रखें, क्योंकि गलती होने के बाद फिर नोटिस आता है तो फिर एक प्रक्रिया है जिसमें आपका भी समय बर्बाद होता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपने साल के बीच में ही बदली है नौकरी तो कैसे तय होगी आपकी टैक्स की देनदारी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिटर्न स्पेशल टैक्स ग्रुप। जी हाँ, जहां हम आपको रिटर्न भरने की बारीकियां बता रहे हैं या फिर उससे सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से अजय भार्गव जी फोन लाइन पे हैं। अजय जी बताएं, क्या सवाल है आपके? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं पिछले 10 साल से अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ सर, और मेरा ऑलमोस्ट सर जो रिटर्न है वो टीडीएस के बराबर ही होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं कोई सर एक्स्ट्रा टैक्स पे करने का कुछ एक्स्ट्रा मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं एक्स्ट्रा टैक्स पे करूँ। इस साल सर मैंने जॉब भी चेंज करी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस साल जब ये रिटर्न फाइल करा मैंने, मतलब जब कर रहा था, तो मेरा सीए बोलता कि मेरे को 1,30,000 रुपए और बन रहा है, मेरा टैक्स बकाया है। तो सर वो किस बात का बन रहा है? सही भी बोल रहा है कि एवं कुछ गलत बोल रहा है? तो सीए आपको बता नहीं रहा है किस बात का 1,30,000 बन रहा है? नहीं सर, मैं एक्स्ट्रा टैक्स जमा नहीं करता था क्योंकि मेरा टीडीएस के बराबर होता था मेरा रिटर्न। तो फिर वो मेरे को अब बोल रहे हैं सीए मेरे को कि आपका ये 1,30,000 बकाया है अभी भी। और आपने इसी फिस्कल ईयर में नौकरी भी चेंज की है? जी, इसी साल में चेंज। गौरी, क्या कैसे दूर करें इनकी उलझन? ठीक है लक्ष्मण, मुझे बिल्कुल समझ आ गया ये क्या दिक्कत है। देखिए हर साल इनका कोई भी टैक्स पेबल इसलिए नहीं बनता क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो उतना ही टीडीएस काटती है जितना आपका टैक्स बनता है और उसको जमा करा देती है। यूजुअल केसेस में अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आपका टैक्स पेबल नहीं बनता है, जो इनका भी नहीं बनता है। लेकिन अब आपने क्योंकि नौकरी चेंज की है तो मुझे लगता है कि आपने अपने नए एम्प्लॉयर को पुरानी सैलरी की डिटेल्स नहीं दी थी, इसलिए आपके जो नए एम्प्लॉयर हैं उन्होंने फ्रेश टीडीएस काटना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन स्टार्टिंग से कर दी तो दोनों ही एम्प्लॉयर ने आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट दे दिया, दोनों ही एम्प्लॉयर्स ने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया। हो सकता है दोनों ही एम्प्लॉयर्स ने आपको डिडक्शंस भी दो बार दे दी हो, तो सब कुछ दो बार हो गया। लेकिन जब आप रिटर्न भरने जाते हैं तो सब कुछ एक ही बार आपको मिलता है, 2 बार नहीं मिलता। तो यही वो डिफरेंस है जो यूजुअली जब आप नौकरी चेंज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार हम गलती से अपने नए एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर की डिटेल्स नहीं देते, और कई बार जानबूझ के नहीं देते क्योंकि हम बताना नहीं चाहते कि पिछले एम्प्लॉयर से हम कितनी सैलरी ले रहे थे। तो इन कुछ केसेस की वजह से ये टैक्स पेबल आता है। इस साल आपका टैक्स पेबल जो बनता है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक बनता है। अगले साल से आपका दोबारा से वही सेम प्रक्रिया होगी कि आपका टीडीएस उतना ही कट जाएगा और आपको कोई टैक्स पेबल आपका नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है ये आपका जो जवाब है ये हर उन टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जिन्होंने साल के बीच में अपनी नौकरी बदली है। अगला सवाल ईमेल के जरिए आया है आशा जी का। दरअसल ये सीनियर सिटीजन है और इनकी ब्याज आय 1 लाख रुपए से कम है। वहीं आशा आगे बताती हैं कि उनकी डिविडेंड आय 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कुल ब्याज और डिविडेंड को मिला दें तो 3.5 लाख रुपए से कम है इनकी आय। अब जानना चाहते हैं कि क्या इनको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? देखिए लॉ यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है कि जो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होती है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं कि नहीं, थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो मेरी राय आपको ये है कि टू बी ऑन द सेफ साइड आप इसको जमा करा दीजिए। लेकिन इस साल ये एग्जेम्प्ट थी क्योंकि डिविडेंड इनकम 10 लाख तक आप शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट थी। अब लेकिन इस साल जो पिछले साल जो बजट आया था जो इस साल में एप्लीकेबल है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो एप्लीकेबल है, उस केस में जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है सारा का सारा ही शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल है। तो आपको इस साल इसके ऊपर पूरा का पूरा जो टैक्स आपका बनेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो आपको जमा कराना होगा। चलिए गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए।